नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बहू ने गर्भवती सास के मुंह पर थप्पड़ मारा और बोली, किसका पाप पेट में लेकर घूम रही है। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। मम्मी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। इस उम्र में यह सब करते हुए अब क्या मुंह दिखाएंगे हम लोग दुनिया वालों को, और क्या कहेंगे सभी को कि इस उम्र में भी मेरी सास माँ बनने वाली है, और वह भी किसके बच्चे की। क्या पता, मुझे माँ बने अभी 1 साल ही हुआ है। जहाँ बेटे बहू के बच्चे पालने की उम्र है आपकी, वहाँ आप अपना बच्चा लेकर घूमेंगी। अब शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे तो आपको अपनी सास कहने में भी शर्म आ रही है, और अगर यह बात आपके बेटे आलोक को पता चल गई तो आप सोच भी नहीं सकती कि क्या होगा आपका। सलोनी अपनी सास विमला जी से बोली। विमला जी, जिनके पास कहने को कुछ शब्द नहीं थे, खामोशी से अपनी बहू की बातें सुने जा रही थी। अंत में सिर्फ इतना बोली कि बेटे आलोक को अभी कुछ मत बताना। सलोनी बोली, हाँ, देखा कैसे बेटे के नाम से हवाइयाँ उड़ रही हैं आपकी। जब यह कुकर्म किया तब बेटे बहू की याद नहीं आई, जो अब सभी के सामने यह बात खुलने का डर सता रहा है। मैं तो आलोक को सारी बातें बताकर रहूंगी, आने दीजिए। अभी कमरे में जाकर सब बताती हूँ उनको। पता नहीं कहाँ मुँह काला करके आई हैं इस उम्र में। विमला जी फफक फफक कर रो पड़ी और खो गई अतीत के गलियारे में। हंसता खेलता परिवार था विमला जी का। विमला जब केवल 17 बरस की थी, उनकी शादी उनके 2 साल बड़े चंद्रशेखर जी से हो गई थी। चंद्रशेखर जी तब अध्यापक बनने के लिए बीएड की परीक्षा दे रहे थे, और 2 साल बाद उनका यह सपना पूरा हुआ। अब पति चंद्रशेखर जी सरकारी स्कूल में अध्यापक बन चुके थे। विमला जी केवल 19 वर्ष की थी, और उन्होंने जो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनका नाम उन्होंने आलोक और सीमा रखा। विमला जी अब घर में पूरी तरह रच बस गई थी और अपना घर परिवार और बच्चे संभालती थी। बहुत छोटी उम्र में शादी हो जाने के कारण उनमें पहले इतनी समझ नहीं थी, मगर वक्त के साथ साथ वे सब कुछ सीख गई थी। वक्त के साथ हालातों ने अजीब करवट ली, और एक दिन अचानक एक सड़क दुर्घटना में चंद्रशेखर जी की मौत हो गई। उसके बाद घर परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी अकेले विमला जी पर आ गई। विमला जी के सास ससुर भी उन्हीं के साथ रहते थे। 2 बूढ़े व्यक्ति 2 बच्चों की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए विमला जी ने अचार पापड़ बनाने का काम शुरू कर दिया, मगर अचार पापड़ के काम से भी घर का खर्चा पूरा नहीं होता था। पड़ोस में रहने वाली सुनीता भाभी के पति एक बड़े हॉस्पिटल में काम करते थे, जहां एक ऐसी औरत की ज़रूरत थी जो डिलीवरी वाली माँओं की देखभाल कर सके। जब सुनीता भाभी ने यह बात विमला जी को बताई तो विमला जी इस नौकरी के लिए तुरंत तैयार हो गई, और अब विमला जी घर परिवार संभालने के साथ साथ हॉस्पिटल में नौकरी पर भी जाने लगी थी, ताकि वे घर का खर्च निकाल पाए। शनिवार और रविवार हॉस्पिटल से उनको छुट्टी दी जाती थी। तब विमला जी ऑर्डर लिए हुए अचार पापड़ तैयार करती। विमला जी को एक बेटा आलोक और एक बेटी सीमा थी, जिनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च और सास ससुर की दवाइयों का खर्च विमला जी नौकरी करके पूरा कर रही थी। मगर विमला जी की सास रूपमती जी को विमला जी का हॉस्पिटल जाकर नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। शुरुआती दौर में तो वह कुछ नहीं बोली, क्योंकि रूपमती जी और उनके पति कमलेश जी की दवाइयों का खर्च भी तो विमला जी ही उठा रही थी। रूपमती जी मौका देखती रही
कि कब बहू कुछ ऐसी गलती करे कि उन्हें बहू को टोकने का मौका मिल सके। एक दिन पड़ोस वाले सुनीता भाभी के पति राजेश जी हॉस्पिटल जाने स्कूटी से घर से निकले ही थे कि उन्हें विमला जी भी घर से निकलते नजर आए। क्योंकि दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम करते थे, विमला जी को देखते ही बोले, भाभी जी आइए मेरी स्कूटी पर बैठ जाइए, मैं भी हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। विमला जी बेचारी आज पहले से ही वैसे ही लेट हो चुकी थी। उन्होंने भी राजेश जी के आग्रह को स्वीकार कर लिया और वे राजेश जी के पीछे स्कूटी पर बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। रास्ते में उन्हें उनकी मौसी सास कलावती जी ने देख लिया। कलावती जी ने तुरंत अपनी बहन रूपमती को फोन किया और बोली, रूपमती जरा बहू पर लगाम रखो, भरी जवानी में विधवा हो गई। इसका मतलब यह नहीं कि पति के मरने के बाद गुलछर्रे उड़ाए। रूपमती जी बोली, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ करो। कलावती जी ने अपना आंखों देखा हाल बयां कर दिया और बोली, मेरी तरह न जाने आज कितने लोगों ने तुम्हारी बहू को पड़ोस वाले राजेश के साथ देखा होगा। कुछ हो उससे पहले ही जग हंसाई को रोक लो उसे। आज शाम विमला जी नौकरी से वापस लौटी। रूपमती जी गुस्से में बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें, क्यों हमारी नाक कटवाने पर तुली हो। विमला जी बोली, माँ जी क्या हो गया, मैंने क्या किया। रूपमती जी बोली, बहू तुम हमारा खर्च पूरा करती हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम बाहर जाकर गुलछर्रे उड़ाओगी और हम बर्दाश्त कर लेंगे। पड़ोस वाले राजेश के साथ चक्कर भी चला रही हो और नौकरी भी कर रही हो, तुम्हारे तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। मेरे बेटे चंद्रशेखर को मरे अभी 6 महीने ही हुए हैं और तुमने दूसरे आदमियों पर डोरे डालना भी शुरू कर दिए। विमला जी बोली, माँ जी यह कैसा संगीन आरोप लगा रही हैं आप मुझ पर। मैं यह नौकरी अपना घर परिवार चलाने के लिए कर रही हूँ, गुलछर्रे उड़ाने के लिए नहीं। आज राजेश जी रास्ते में मुझे मिल गए थे और हॉस्पिटल ही जा रहे थे, इसलिए मैं भी उनकी स्कूटी पर बैठकर चली गई थी। इसका मतलब अगर कोई गलत निकालेगा तो इसमें मेरी क्या गलती है। रूपमती जी बोली, गलती तो हमारी है बहू कि हम तुझे यह नौकरी करने दे रहे हैं। आज से तुम कोई नौकरी वोकरी पर नहीं जाओगी और घर पर ही रहकर काम करोगी। विमला जी बोली, घर पर रहकर आपकी दवाइयों का खर्च, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कहाँ से लाऊंगी वह मुझे नहीं पता। बस मैं इतना जानती हूँ कि हमारे घर की बहू बाहर जाकर नौकरी नहीं करेगी ताकि हमारा नाम खराब ना हो। विमला जी बोली, मैं आई हूँ नौकरी ऐसे हाथ से नहीं जाने दे सकती माँ जी, मुझे मेरे बच्चों का खर्चा भी निकालना है, उनका भविष्य संवारना है। मैं यह नौकरी नहीं छोड़ सकती। और रूपमती जी से बगावत कर विमला जी ने अपनी नौकरी जारी रखी, जिस कारण अब सास बहू की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक दिन अचानक रूपमती जी के पति कैलाश जी को दिल का दौरा पड़ा और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। उनकी बाईपास सर्जरी हुई जिसका पूरा खर्च कुल मिलाकर 3.5 लाख रुपए हुआ और तब यह सारा खर्च विमला जी ने उठाया। विमला जी ने अपनी नौकरी और अचार पापड़ से जो भी पैसे जमा किए थे वह सारे ससुर जी की बीमारी में उड़ गए। तब जाकर रूपमती जी को विमला जी की कद्र हुई और उन्होंने अपनी बहू विमला से माफ़ी भी मांगी। रूपमती जी बोली, बहू मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर शक किया, जबकि अगर आज तुम ना होती तो तुम्हारे ससुर जी की जान भी ना बच पाती। विमला जी अब भी पहले की तरह रोज नौकरी पर जाती। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे और उम्र के ढलते ढलते विमला जी के सास ससुर का भी निधन हो चला था। आलोक और सीमा भी पढ़ लिख कर नौकरी पर लग चुके थे, इसलिए अब उन्होंने विमला जी को घर पर रहकर आराम करने को कह दिया था।
विमला जी भी इतने सालों की भागदौड़ करके थक चुकी थी, इसलिए उन्होंने भी बच्चों की सलाह मान ली। सीमा के लिए अच्छे रिश्ते आने लगे थे। उन्हीं में से एक रिश्ता पसंद आ जाने पर सीमा का भी ब्याह हो गया। अब विमला जी आलोक को भी शादी करने मनाने लगी, क्योंकि आलोक अभी शादी नहीं करना चाहता था। आलोक के लिए लड़की देखने का जिम्मा आलोक की बुआ जी सुधा जी ने लिया और आलोक और विमला जी को लड़कियां दिखाने लगी। एक बार बुआ जी आलोक के लिए सलोनी का रिश्ता लेकर आई। सलोनी बुआ जी के देवर की बेटी थी। सलोनी नौकरी करती थी और घर भी अच्छे से संभाल लेती थी। बुआ जी ने सलोनी की इतनी तारीफ की कि विमला जी ने लड़की की और ज़्यादा खोज खबर निकालना जरूरी नहीं समझा। आलोक अब भी शादी के लिए तैयार ना था, मगर बुआ जी कहाँ मानने वाली थी। वह बोली, आलोक मेरी भतीजी के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। वह तो मैंने मेरे देवर के घर वालों को तेरी फोटो दिखा दी तो उन लोगों ने तुझे पसंद कर लिया और अब तू है कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने देना चाहता है। वैसे तो कभी विमला जी और सुधा जी की बनी नहीं थी, मगर आज सामने से सुधा जी इस रिश्ते के लिए इतना जोर दे रही थी कि विमला जी भी बेटे आलोक से बोली, आलोक बुआ जी सही कह रही हैं, लड़की पढ़ी लिखी है और नौकरी करने वाली है, घर का काम काज भी जानती है और क्या चाहिए हमें। बुआ जी ने भी बहुत गुणगान गाए, इसलिए आलोक और विमला जी ने इस रिश्ते पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया। आलोक जो अब तक नानुकुर कर रहा था, अपनी माँ और बुआ जी के सामने हथियार डाल चुका था। थोड़े दिनों बाद धूमधाम से सलोनी और आलोक की शादी हो गई। शुरुआती दिन अच्छे से कट ही रहे थे कि आलोक बोला, सलोनी अब तुम्हें नौकरी वापस ज्वाइन करनी है तो तुम कर सकती हो। सलोनी बोली, आलोक मैं अब नौकरी नहीं करूँगी, मैं तो बस शादी करके घर में ही रहना चाहती थी। नौकरी तो बस इसलिए ही करती थी क्योंकि आजकल लड़के वाले भी यही चाहते हैं कि उनको पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली बहू मिले। आलोक बोला, तुम पढ़ी लिखी हो सलोनी तो तुम घर पर क्यों बैठना चाहती हो? 2 पैसे कमाओगी तो अपने पैरों पर खड़ी कहलाओगी और घर खर्च में भी मदद कर पाओगी। सलोनी गुस्से में आकर बोली, मैंने शादी तुम्हारे घर खर्च में मदद करने नहीं की, समझे? मैं तो घर पर रानी बनकर रहूंगी। मेरे पहले से ख्वाब थे कि मैं घर और बाहर का कुछ काम ना करूं और सिर्फ रानी बनकर घर पर राज करूं। विमला जी भी बेटे बहू का संवाद सुन चुकी थी क्योंकि आलोक और सलोनी की आवाज़ बहुत तेज आ रही थी। आलोक बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। सलोनी बोली, यही कि घर का काम तो तुम्हारी माँ कर लेती हैं और बाहर नौकरी का काम तुम कर लेते हो। मैं तो रानी बनकर आराम करूँगी यहाँ। सलोनी की यह बचकानी बातें सुन आलोक हक्का बक्का रह गया। थोड़े दिन तो उसने सोचा कि शायद सलोनी धीरे धीरे परिवार में रचने बसने लग जाएगी। अभी नई नई ही तो शादी हुई है, मगर यह क्या, जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे सलोनी की जातियाँ भी बढ़ती जा रही थी। सलोनी घर का कुछ काम नहीं करती, यहाँ तक कि खाना खाकर अपनी थाली तक नहीं उठाती थी। विमला जी घर का सारा काम चुपचाप कर लेती क्योंकि सलोनी गुस्से की बहुत तेज थी। एक बार विमला जी ने सिर्फ इतना ही कहा था कि सलोनी खाना खाकर अपनी थाली तो खुद उठा लिया करो। उस पर सलोनी ने इतना गुस्सा किया कि अब विमला जी एक शब्द नहीं बोलती थी। हद तो तब हो गई जब रोज रात सलोनी आलोक से भी झगड़ा करती रहती। कभी कहती उसे सोने का हार चाहिए तो कभी कहती कल की कल मुझे घुमाने ले चलो। आलोक बेचारा अकेले घर का खर्च निकालने वाला
आदमी था, ऑफिस से आए दिन छुट्टी भी नहीं ले सकता था। वह सलोनी की हरकतों से तंग आने लगा था, मगर थोड़े ही दिनों में सलोनी ने खुशखबरी दी कि वह मां बनने वाली है। आलोक और विमला जी खुश हो गए और सोचने लगे शायद वक्त के साथ सलोनी भी सुधर जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 9 महीने बाद सलोनी ने एक बेटी को जन्म दिया, मगर उसके व्यवहार में कोई बदलाव ना था। वह अब भी अपने आगे आलोक और विमला जी की कोई इज्जत नहीं करती थी। एक दिन आलोक विमला जी से बोला, माँ, बुआ जी ने हमसे ना जाने किस जन्म का बदला लिया है कि उनकी ऐसी भतीजी हमारे मत्थे मंडी। विमला जी को मन में अब तक यही लग रहा था कि शायद उनकी ननद सुधा जी ने जानबूझकर इस झगड़ालू लड़की को हमारे माथे मंड दिया था, और लगना वाजिब भी था, क्योंकि सुधा जी ने कभी विमला जी का अच्छा नहीं चाहा था। आज तक हमेशा एक नंद वाला रौद्र रूप दिखाती थी सुधा जी, मगर इस बार जाने विमला जी कैसे उनकी बातों में आ गई। खैर, इसे ही अपनी किस्मत मान दोनों माँ बेटा जी रहे थे। बस वह कहते हैं ना, एक परेशानी जब आती है तो वह परेशानियों का पहाड़ लेकर आती है। अभी इन गमों से उभरे भी नहीं थे माँ बेटा कि आलोक को कैंसर जैसी बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया और वह बीमार रहने लगा। उसे अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी थी। अब वह बहुत ज़्यादा बीमार था। विमला जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था, और सलोनी वह भी पति की बीमारी से निराश हो गई थी। सलोनी अपने बच्चे की देख रेख तो सही से कर नहीं पाती थी, और ऐसे में पति की इतनी बड़ी बीमारी का दुख, ऊपर से आलोक के इलाज के लिए लाखों रुपए का खर्च बताया था डॉक्टर ने, वह कैसे पूरा किया जाए, इस बात की चिंता करते रहते दोनों सास बहू। सास को बहुत चिंता होती थी। आलोक की बीमारी के कारण सलोनी की भी अक्ल ठिकाने लग गई थी, और उसने फैसला किया कि वह नौकरी फिर से ज्वाइन करेगी। मगर विमला जी बोली, सलोनी, तुम्हारे नौकरी ज्वाइन करने से सिर्फ घर का खर्च निकलेगा, आलोक के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, और मुन्नी भी तो तुम्हारे बिना कहाँ रहती है। सलोनी को भी सास की बात सही लगी, मगर अब क्या कर सकते थे। विमला जी और सलोनी ने मिलकर घर पर ही अचार पापड़ बनाने का काम चालू कर दिया, जो विमला जी पहले भी किया करती थी, ताकि सलोनी को भी बच्ची को छोड़कर नौकरी पर न जाना पड़े। सास बहू मिलकर घर का काम, आमदनी करना और आलोक का ध्यान रखना सब कुछ एक साथ कर लेते थे। आलोक भी बहुत चिंता में डूबा रहता था, क्योंकि वह अब घर परिवार की कुछ मदद नहीं कर पा रहा था। आज जब पापड़ बनाते वक्त विमला जी को इतनी उल्टियां और चक्कर आने लगे, तब सलोनी को पता चला कि उसकी सास प्रेग्नेंट है, और आज वह इसी बात पर विमला जी पर इतना चिल्ला कर चली गई थी। विमला जी अतीत से वर्तमान में लौटी और सलोनी के कमरे में जाकर बोली, बहू, मैं पहले जिस अस्पताल में काम करती थी वहाँ प्रेग्नेंट लेडीज आती थी, या वह लेडीज आती हैं जिनको बच्चा नहीं हो रहा होता था। मैं थोड़े दिन पहले उस अस्पताल में बड़े डॉक्टर से आलोक के इलाज के लिए पैसे लेने गई थी, क्योंकि मेरी कम उम्र में ही शादी हो गई थी और मैं अभी भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं हुई थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि एक कपल परिवार सैरोगेसी से बच्चा चाहता है। अगर तुम उन्हें सैरोगेसी द्वारा बच्चा करके दोगी तो वह लोग तुम्हें इसके बदले 4 लाख रुपए देने तैयार हैं। मैंने डॉक्टर साहब से तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि मुझे मेरे बेटे की जान बचानी है।
आज जैसे ही मैं यह खबर डॉक्टर साहब को दूंगी, हमें 4 लाख रुपए मिल जाएंगे और मैं 9 महीने के लिए उन दंपत्ति के बंगले में जाकर रहूंगी। तुम यहाँ लोगों से कह देना कि मैं थोड़े महीनों के लिए अपनी बहन के यहाँ रहने चली गई हूँ। बोलते बोलते विमला जी सर झुकाकर खड़ी हो गई। सासू माँ की यह सारी बातें सुन सलोनी की आंखें भर आई थी। वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके बारे में ना जाने कितना गलत सोच लिया। एक तरफ आपको ग्लानि भाव हो रहा है और एक तरफ आपको अपने बेटे की जान भी बचानी है। आपने इतना बड़ा त्याग दिया है हमारे लिए और मैंने ना जाने गुस्से में आपको क्या क्या कह दिया। विमला जी भी रोने लगी और बोली, बहू ईश्वर अगर एक रास्ता बंद कर देता है तो दूसरा रास्ता खोल भी देता है। अब यही रास्ता हमें परेशानियों से उभरने में मदद करेगा। तुम आलोक को सारी सच्चाई बता देना और अब कुछ महीने तुम्हें आलोक को अकेले ही संभालना पड़ेगा। सलोनी ने भरी आंखों से सहमति जताई और लगभग 1 सप्ताह के बाद विमला जी उन दंपत्ति के घर रहने चली गई। आस पड़ोस के लोगों को बताया गया कि वे अपनी बहन के घर पर रहने के लिए गई हुई हैं। सलोनी हर सप्ताह अपनी सास से मिलने बंगले पर जाती थी और उनका हाल चाल लेकर आती थी। यहाँ आलोक की तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो गया था और वह ऑफिस न जाने के कारण घर से काम करने लगा था। आलोक अपनी माँ के प्रति नतमस्तक हो चुका था, जिसने अपने बेटे की जान बचाने के लिए किसी और जान को जन्म देने का फैसला किया था। 9 महीने बाद विमला जी ने एक बेटे को जन्म दिया और वह दंपत्ति खुश हो गए। अच्छा इलाज मिलने से आलोक भी स्वस्थ हो चुका था और वह फिर से काम पर जाने लगा था। दुख के दिन गुजर चुके थे, सलोनी भी सुधर चुकी थी और अब वह अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी, जिन्होंने अपने बेटे की जान बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया था। साथ साथ उसे अपने पति की अहमियत भी पता चल चुकी थी। दोस्तों, अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो सच आँखों से देखा जाता है जरूरी नहीं कि वही हमेशा सच होता है। कुछ सच राज तले दबे होते हैं, इसलिए किसी को भी तुरंत जज ना करें, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि सामने वाला किन हालातों से गुजर रहा होता है, जैसा इस कहानी में आप लोगों ने देखा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा ऐसी अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।